हम तो हमेशा कहते रहे हैं कि डायलॉग एक बेहतर रास्ता है। इलेक्शन कमीशन केस सुन के बैठा हुआ है, फैसला रिजर्व है, तो हमारी इस्तदा तो यही है ना कि इसको जल्द अनाउंस किया जाए। ये किसी तरफ लगना चाहिए। पाकिस्तान का बहरान जितना गहरा है, इतनी सबको तवज्जो देने की जरूरत है। आर्मी चीफ का बयान भी इस बात का गमाज है। मेजॉरिटी कंट्रोल जो है वो प्रोविंसेस के पास है। जो पेंडेमिक ने पूरी दुनिया के घुटने टेक दिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पेंडेमिक में से बेहतर हालात के अंदर निकले। सोचना पड़ना है कि आपकी कुर्सी ज़्यादा है ना या पाकिस्तान ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वज़ीर आला पंजाब के बाद आज नून लीग को स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब में भी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक के बाद एक नाकामी और पंजाब हाथ से जाने के बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत अब इदारों पर दबाव डालना शुरू कर रही है। उन्हें डिक्टेट करने की कोशिश की जा रही है। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात भी की है और पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा भी कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने इल्जाम लगाया कि जनाब पीटीआई ने 8 साल में हर तरह का दबाव डालकर फैसला ना आने दिया, जिसका जवाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक इंटरव्यू में दिया। कहा कि उन्हें फंडिंग केस का फैसला सुनाने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन पीपी और नून लीग का भी तो फैसला देखे ना यार, फैसला उनका भी आना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ ने तो अपनी पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया है। पीपल्स पार्टी ने अमेरिका में सिफारत खाने के पैसे से फंड्स लिए हैं। इन पार्टियों के केसेस भी सामने आने चाहिए। इमरान खान ने मुल्क सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम का हल भी बता दिया है। क्या कहा जनाब, पहले उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं, फिर कमर जमान कायरा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। जनाब वाला लंगड़ी लूली हुकूमत है, जल्द इलेक्शन करवाएं। इससे पहले भी खान साहब ने जब पंजाब असेंबली में कामयाबी हासिल की थी, परवेज़ इलाही साहब जब नौमुंतखब हुए थे, उसके बाद उससे पहले उन्होंने हल्फ नहीं उठाया था, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने खिताब किया था और कहा था कि जनाब अल्टीमेट गोल हमारा इलेक्शंस की तरफ ही है। लेकिन क्या मामलात हैं कि इलेक्शंस की बाज़गश्त तो होती है, लेकिन इलेक्शन के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं होती। आज शेख रशीद साहब का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि जनाब तमाम मामलात तय हो गए हैं। कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, आपके पास इतलात हैं, कोई मामला तय हुए हैं, कोई बातचीत आगे बढ़ी है, कुछ हतमी मराहिल में आ गई है बातचीत? शेख रशीद साहब की जमात जो है वो उन्होंने शायद अपने इलेक्शन के लिए कोई शेड्यूल तय कर लिया होगा। गवर्नमेंट ने तो कोई इलेक्शन का शेड्यूल तय करना था, वो किया हुआ है, और हमारा शेड्यूल अपने शेड्यूल पे इलेक्शन होंगे। अच्छा, कोई ऐसी बात हुई नहीं है। अच्छा, आरिफ अलवी साहब ने भी कहा है कि जनाब बैठ के बात करने को मैं तैयार हूं, बात कराने के लिए, लेकिन मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा और किसी को फोर्स नहीं कर सकता हूं। सर इस मामले में कोई पेशरफ्त हुई है, मामलात आगे बढ़े हैं? आप यानी हुकूमत, अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज में, बाकी जगह तो सर आप लोग बाहर हैं, वो लोग अंदर हैं, आपके पास सिंध जरूर है, ये बात कह सकते हैं। तो सर आप इसकी मामले में पेशरफ्त हुई है, कोई बातचीत में दोनों बैठ रहे हैं? देखिए, आरिफ अलवी साहब अपनी जमात के साथ बात करें, हमारी जमातों ने तो कभी इससे इनकार किया नहीं। हम तो हमेशा कहते रहे हैं कि डायलॉग एक बेहतर रास्ता है, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जरूरत इस उम्र की है कि हम जो है वो हमारी तरफ से तो कभी भी ऑफर विड्रॉ नहीं हुई ना। हम तो हमेशा कहते रहे हैं कि मामला का हल डायलॉग से, डिस्कशन से ही हो सकता है, और कोई जरिया नहीं है। तो अगर खान साहब इस बात के मानने को तैयार नहीं तो खैर सर तो एक चीज तो ये भी ना, डायलॉग में रुकावट कौन है, एक सवाल ये भी पैदा होता है रुकावट कौन है। लेकिन सर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज मुलाकात की है, आपके इल्म में होगा, फॉरेन फंडिंग का मामला। अब हुकूमत जब ये तमाम महाजों पर शिकस्त उसको हो गई, मैं तमाम महाजों की बात इसलिए कर रहा हूँ, पंजाब में भी 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास गई। पंजाब जैसा बड़ा सूबा नून लीग के पास से निकल गया, यानी मरकज में जिसकी हुकूमत थी उसको निकल गया। पै दर पै शिकस्तें, फिर जनाब स्पीकर के हवाले से भी नून लीग को शिकस्त का सामना करना पड़ गया पंजाब असेंबली में। तो सर ये अब क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ पूरी हुकूमत का, जो मरकजी हुकूमत है, उसका दबाव जा रहा है या उससे बातचीत हो रही है? फॉरेन फंडिंग की तरफ काफी ज्यादा फोर्स है और कह रहे हैं जनाब फैसला सुना है, ऐसा क्यों है सर? देखिए, हम तो ये नहीं कह रहे ना कि फैसला क्या दें। 8 साल से एक फैसला पड़ा हुआ है, बाकियों के फैसले जल्दी आ जाते हैं, अदालतों में भी यही होता है। और
एक जमात का फैसला जो कि हमारी नजर में, हमारी दानिश में प्राइमा फेसाई जो बड़ा ओपन एंड शट केस है, उसका फैसला इतने साल, 8 साल तमालत इख्तियार कर गया है, कोई 150 पेशियां हो चुकी हैं और अब कई महीनों से अदालत ये फैसला करके अपने जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन केस सुन के बैठा हुआ है, फैसला रिजर्व है। तो हमारी इस्तदा तो यही है ना कि इसको जल्द अनाउंस किया जाए, ये किसी तरफ लगना चाहिए। फैसला क्या होना चाहिए, हम ये तो डिमांड नहीं कर रहे। क्या होना चाहिए ये आपकी डिमांड नहीं है, लेकिन होना चाहिए, इस चीज का फैसला सामने आना चाहिए। आपने ये कहा है कि जनाब फैसला सेफ तो कर लिया है, लेकिन उसको सुना भी दें। चलें, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं सर। पाकिस्तान के जो माशी सूरत हाल है, जिस गिरदान में पाकिस्तान इस वक्त मईशत के साथ वो सूरत हाल इस वक्त है, सबके सामने डॉलर है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज अल्लाह अल्लाह करके थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन बढ़ने के बाद नीचे आया, यानी आज बढ़ा था फिर नीचे आ गया। तो सर आज आर्मी चीफ साहब ने भी अमेरिका से बात करने के बाद कहा है कि आप IMF पर दबाव डालें। तो सर क्या मामला बेहतरी की तरफ आ रहे हैं? IMF से डील हो रही है, लेकिन 1.5 अरब रुपए आपको मिलेंगे IMF से। क्या 1.5 अरब रुपए आपकी रिक्वायरमेंट है इस वक्त मईशत को बेहतर करने के लिए? इतलात ऐसी हैं 4 से 5 अरब रुपए से कम में बात बनेगी नहीं। यही तरीके होंगे ना जी। पाकिस्तान का बहरान जितना गहरा है, इतनी सबको तवज्जो देने की जरूरत है। आर्मी चीफ का बयान भी इस बात का गमाज है और वो भी कंसर्न है। नेचुरली हर पाकिस्तान का जी शऊर जो है वो एक जिम्मेदार ऑफिस में बैठे हैं। बाकी भी जो शहरी है, हर बंदा इस पर परेशान है। नहीं है तो फिर खान साहब नहीं है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी नहीं होने दे रहे। और उसका तरीका क्या है, हम कोई अपनी शराइत भी नहीं बनवा रहे। IMF का जो 1.5 बिलियन का मुआहदा है, वो मुआहदा सरे लगेगा। उसके साथ एक और मुआहदा भी है जो हमारी, ये तो वो मुआहदा है ना, हमारा मुआहदा नहीं है, वो खान साहब मुआहदा वो है जो इमरान खान साहब ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसको खुद ही उन्होंने ब्रीच किया, उसको उन्होंने खुद तोड़ा, और उस मुआहदे को तोड़ने के नतीजे में IMF ने अपनी इमदाद या अपनी जो किस्तें थी वो रोक ली। अच्छा, हम उसको बहाल कराने की कोशिश कर रहे हैं और हम उसके काफी नजदीक है। अब सवाल ये है कि वो एक है, उसके बाद उनकी एक और ट्रांच है जो 7 अरब की, लेकिन इसके साथ मुंसलिक कई सारे और लोन्स हैं जो वर्ल्ड बैंक के हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हैं, अदर कंसोर्शियम के हैं, और कई लैंडिंग एजेंसीज जो है वो पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर देंगी, जिससे पाकिस्तान के अंदर इनफ्लो बेहतर होगा और ₹5 के अंदर भी स्टेबिलिटी होगी। इसीलिए ठीक है। अच्छा, लेकिन सर एक बात ये भी तो ना, अब आज जो है 11 अरकान के इस्तीफे भी, बल्कि कल ये 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए थे फ्रॉम नोवेयर। पहले तो आप लोग कह रहे थे कि जनाब हम लोग इस इस्तीफों को कबूल नहीं करेंगे, हम इन इस्तीफों को नहीं कबूल करेंगे जब तक ये लोग खुद आके राजा परवेज अशरफ साहब के सामने नहीं आते और कहते कि जनाब हम पर कोई दबाव नहीं है। लेकिन फ्रॉम नोवेयर कल 11 आपने इस्तीफे मंजूर कर लिए। क्या ज़िमनी इंतखाबात कराने जा रहे हैं, और क्या मंतक है सर इसकी, एकदम से ये क्यों मामला किया गया और 11 के क्यों एक्सेप्ट किए गए? गालिबन 100 के करीब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान, बल्कि इससे ज्यादा इस्तीफे उनके हैं। 100 पे तो इलेक्शंस होने हैं, तो क्या आप 100 सीटों पर इलेक्शंस करवाएंगे भी? देखिए, गुजारिश है कि मुझे तो इसकी तफसील का इल्म नहीं है, क्योंकि असेंबली मेंबर नहीं हूँ, लिहाजा असेंबली प्रोसीजर्स या पार्लियामानी पार्टी क्या कर रही है मुझे उसका पूरी तरह इल्म नहीं है। दूसरा यह है कि जो मेरा अंदाजा है, जो मैंने सुना है या मीडिया से भी सुना है, वो यही है कि जिन बंदों को राजा साहब ने बुलाया, वो लोग जो अपने इस्तीफों का ऐलान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस करके गए, उनमें से कुछ को बुलाया गया था। जो लोग नहीं आए, बाकियों की शायद उन्होंने कोई वजह होगी जो नहीं किया, उसकी वजह तो बेहतर वही बता सकते हैं, लेकिन उनको उन्होंने जिनके इस्तीफे कबूल हो गए, वरना एक कानून है कि स्पीकर फॉर हिज सेटिस्फेक्शन वो इस्तीफों को होल्ड करके जब तक वो मेंबर आगे खुद वजाहत नहीं करते अपने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफे का, तब तक वो उनके इस्तीफे कबूल नहीं करते। बिल्कुल दुरुस्त बात है सर। तो है सर, ये गवर्नर राज की बात की गई राना सनाउल्लाह की जानिब से, ये सिर्फ गुस्से की वजह से की गई, जज्बाती अंदाज में कर दी गई गवर्नर राज की, या वाकई में काबीना में इस हवाले से कोई बात जेर बहस आई है या आ सकती है या आ रही है, इस पर बात हो रही है, या ये सिर्फ गुस्सा था, एक मतलब एक फौरन ऐसा रिएक्शन जो आता है ना, इंसान को नहीं पता होता कि मैंने ये ऐसा रिएक्शन दे दिया, ये इस हद तक था? देखिए, मैंने कल भी बात कही थी, आज आपके प्रोग्राम के जरिए सारे मीडिया से फिर हुक्म सर हुक्म। मीडिया का काम किसी गुफ्तगू के अंदर किसी एक खास हिस्से को उठा के बात करना नहीं है। दुरुस्त है सर, ये एक खास सबाक में कही गई बात है। अच्छा, इसके सियाक और सबाक को साथ मिला के पढ़ी। फवाद चौधरी राणा साहब ने कहा, उनको पहले धमकी दी गई
फवाद चौधरी साहब की तरफ से कि हम राणा साहब का पंजाब में दाखिला बंद कर दें। राणा सनाउल्लाह नहीं है, राणा सनाउल्लाह का नहीं, वो इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल। अगर कोई सूबा, अगर कोई जमात ये धमकी देती है कि हम उनका दाखिला बंद कर देंगे, तो उसके नतीजे में राणा साहब भी दबंग आदमी है, उन्होंने भी कहा कि हमारे पास बड़े ऑप्शन हैं, फिर ये भी इस्तेमाल हो सकते हैं। वो उससे आपको सबात में था, ठीक है, उसको इस तरह मत दीजिए कि हमने कुछ धमकी दी है, कोई काबीना में डिस्कशन है, कोई इसके ऊपर फैसला होने जा रहा है। इसकी वजाहत बहुत दफा कर चुके हैं। सही है। और फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि किसी भी गुफ्तगू को पूरी तरह डिबेट करने, उस पर नुक्ता नजर लेने के लिए बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सर मेरा आपसे सवाल करने का मकसद सिर्फ ये था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितना मैं समझता हूं, जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने माजी में देखा है, गवर्नर राज के खिलाफ है, उसके हक में कभी नहीं है। जब भी गवर्नर राज की बात किसी की जानिब से भी की जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसूली मौक़िफ़ होता है कि पार्लियामेंटेरियन की सियासत को, पार्लियामेंट की सियासत को फ़रोग़ देना है, इस तरह की सियासत को फ़रोग़ नहीं देना। सर मैंने इसीलिए गुजारिश आपसे की थी बिल्कुल, और इसके अलावा कोई मेरा मकसद नहीं। आपको बात से देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही है जो आप फरमा रहे हैं, ऐसा ही है। ठीक है सर। अच्छा ये बताइएगा, पेट्रोलियम मस्तनुआत की कीमतें मजीद बढ़ाने की बात की जा रही है। वफाक के पास सर, नून के पास सिर्फ वफाक ही है, इसके अलावा उनके पास नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद, जो कि सर आप ही के दौर में हुई है गालिबन, उसके बाद तमाम जो इस वक्त मुश्किल फैसले लेने हैं वो नून लीग ने लेने हैं। तो जितनी बुराइयां आएंगी उन्हीं के सर पर आएंगी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, लोग उनको बुरा भला कहेंगे। बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, लोग उनको बुरा भला कहेंगे। उनके पास कोई सूबा इस वक्त नहीं है। और शायद पाकिस्तान की तारीख में गालिबन, या वाकई में अगर मैं सही हूं तो इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि वफाक में जिसकी हुकूमत हो उसकी किसी भी सूबे में हुकूमत ना हो। तो आपको क्या लगता है सर, वफाक सरवाइव कर पाएगा? मुश्किल नहीं हो जाएगा पार्लियामेंट चलाना इस तरह से? देखिए जी, एक्चुअली तो जो मुश्किल फैसले हैं वो हम कर रहे हैं। मुश्किल फैसले इस वक्त पाकिस्तान के जो इस बहरान है या इस गहरे बहरान में घिरा हुआ है, इसके लिए मुश्किल फैसले करने की घड़ी है। आज इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो मुश्किल फैसले नहीं होते तो खुदा न खास्ता हम किसी डिफॉल्ट की तरफ जा सकते हैं। वो एक्सट्रीम सूरत हाल है जो तबाही और बर्बादी की दास्तान है, उसको बयान करना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं है। वो कितने उससे खदशात है। सो उसको अवॉइड करने के लिए मुश्किल फैसले हो रहे हैं। मुश्किल फैसले कोई एक जमात नहीं कर रही, मुश्किल फैसले एक इत्तेहाद कर रहा है, जिसको लीड शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं क्योंकि उनकी जमात की अक्सरियत है। लेकिन उसी फैसला साजी में बिलावल साहब भी बैठे हैं, उसी फैसला साजी में मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे भी बैठे हैं, बाकी जमातों की क़यादत भी बैठी है। तो ये सबके कलेक्टिव फैसले हैं, ये किसी एक जमात का फैसला नहीं है। सर लेकिन एक आर्गुमेंट सर ये भी है ना कि आपने इतने सख्त फैसले लेने के लिए हुकूमत ली क्यों? आप नहीं लेते इतने सख्त फैसले, आप हुकूमत ही नहीं लेते। तहरीक अदम-ए-एतमाद से पहले जो भी सूरत हाल थी, आपने कहा कि IMF से जो मुआहदा हुआ वो खान साहब ने तोड़ा। वो आपकी बात दुरुस्त होगी अपनी जगह पे, उनको पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी थी लेकिन उन्होंने कम कर दी। ये भी बात आपकी दुरुस्त होगी सर, जिसकी वजह से IMF इस वक्त हिचकिचा रहा है पैसे देने में या लोन की किस्त देने में। अभी ये खान साहब के दौर में। लेकिन सर ज्यादा दुरुस्त नहीं होता सियासी तौर पर आप खान साहब को ये मुश्किल फैसले लेने देते? आप लोगों को तो इलेक्शन मुहिम नहीं चलानी पड़ती, मामला इतने साजगार हो जाते। अब तो वोटर ही आपसे नाराज है सर, जो मुश्किल फैसले लेते हैं वोटर नाराज हो जाता है आपसे। देखिए, गुजारिश है कि मैं तो आपको पहले कह रहा हूँ, जिस दिन हम हुकूमत में आए थे हमें पता था कि हम मुश्किल फैसले करने जा रहे हैं, और हमें यह भी पता है यही हमारा काम है ना। हम तो पब्लिक पल्स रीड करते हैं, हम आवाम की राय को साथ लेकर चलते हैं और उसी के मुताबिक फैसले करते हैं। और हमें पता होता है कि हमारे किस फैसले से अवाम राजी होंगे, किससे नाराज होंगे। सो अवाम इस फैसलों से नाराज हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में बहुत मुश्किलात में इजाफा हो गया। उनकी जिंदगी पहले बड़ी मुश्किल थी और बढ़ गई है मुश्किलात, ठीक है, और ज्यादा तकालीफ आ गई। सो जब तकालीफ आ गई है तो फिर लोग हमारी गुफ्तगू नहीं सुनेंगे, वो हमारी लॉजिक नहीं समझेंगे, वो इस वक्त जो हुकूमत वक्त है इसकी मजबूरियां नहीं देखेंगे। हाँ, खान साहब ये फैसले नहीं कर रहे थे, बल्कि जाते जाते उन्होंने वो फैसला किया जिसके नतीजे में IMF ने पाकिस्तान को जारी जो उसकी इंस्टॉलमेंट थी वो भी रोक दी। ठीक है, और वो फैसला वो था जिसमें वो बजाय इसके के फ्यूल प्राइसेस बढ़ाते, जो कि बढ़ानी जरूरी थी, उन्होंने उसको कम कर दिया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा वो अवामी पजीराई का इशू तो था, लेकिन पाकिस्तान के एक्सचेकर पे जो बोझ था उसको फिल करने के लिए उसका कोई मुतबादल अरेंजमेंट नहीं था। यानी 100-125 अरब रुपया महीने का वो कहाँ से आएगा वो नहीं, एक झूठ की दास्तान है कि जी हमने फलान किया था, हमने फलान किया था।
वो रास्ते कोई नहीं थे। उसके नतीजे में प्रॉब्लम आया, तो खान साहब वो फैसले नहीं कर रहे थे जिसकी जरूरत थी, इसलिए हमने वो फैसले करने के लिए जिम्मेदारी ली है। चलिए सर, मैं एक और बात आपसे करना चाहता हूं। एक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी जिसको आपने कहा कि गलत है, एक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है जिसको आप कह रहे हैं दुरुस्त है। मैं पंजाब की अगर बात कर लूं, जिसको आप लोग कहते हैं कि दुरुस्त रूलिंग दी थी, लेकिन अदालत ने उसको गलत करार दे दिया और जनाब परवेज इलाही साहब वजीर आला पंजाब बन गए। सर, ये जो फैसला आया है अदालत का 3 रुकनी बेंच का, कहा ही जा रहा था कि इस पर बाकायदा से अपील की जाएगी, लार्जर बेंच बनाने की आप लोग इस्तदा कर रहे थे, बॉयकॉट आपने कर दिया था। कुछ मामला इस पर आगे बढ़ा है, कुछ कर रहे हैं सर आप इसके लिए? देखिए, इस पे पीडीएम की जमातों ने एक फैसला किया है, वो आपने सुन लिया। अब इसके ऊपर मजीद जो है वो गवर्नमेंट को, जब सारी जमातें इस पे बैठ के फैसला करेंगी तो उसके मुताबिक फैसला होगा। किसी एक जमात का फैसला इसमें नहीं, सब जमातें मुश्तरका फैसला करेंगी कि क्या लाएमल अख्तियार करना। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। वजीर आजम के मुशीर हमारे साथ उमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। उनके अंदाज से, उनकी बातों से कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि इस वक्त वो परेशानी का शिकार है। बड़े कॉन्फिडेंटली वो हर सवाल का जवाब दे रहे थे और उनके अंदाज से लग रहा था कि इलेक्शंस करीब नहीं है, इलेक्शंस 16 अगस्त 2023 जब पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी उसके बाद ही होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। क्योंकि खान साहब का प्रेशर ये है, खान साहब का मुतालबा ये है, लोगों का मुतालबा ये है कि जनाब इलेक्शंस करवाए जाएं, फ्रेश मैंडेट हो, और जिसने भी अवाम जिसको भी वोट दे, जो भी हुकूमत बनाए, फिर वो पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल से निकाले। क्योंकि सूरत हाल इस वक्त काफी ज्यादा संगीन होती जा रही। आज अल्लाह खैर से अल्लाह डॉलर कुछ नीचे आया है, कुछ कम हुआ है, लेकिन आप ही सोचिए डॉलर 240 तक, 245 तो खैर ज्यादा हो गया, 240 तक गया है। एलसीज जो खुल रही हैं वो 70-75 तक खुल रही हैं। मामला बहुत खराब हो गए हैं। रिजर्व जो हैं वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते के हैं। रिजर्व अक्सर लोग इसलिए कहते हैं कि जनाब आपने पेट्रोल खरीदना है, आपने गैस खरीदनी है, आपने बिजली खरीदनी है, आपने जितनी चीजें खरीदनी है उसके लिए आपने डॉलर्स देने पड़ते हैं, आपको अदायगियां करनी पड़ती हैं। और जनाब वो अदायगी करने के लिए आपके पास जो डॉलर रिजर्व में मौजूद हैं वो 2 से 3 हफ्ते के बाकी रह गए। और अल्लाह जाने 2-3 हफ्ते गुजर जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम में जनाब खुशामदीद कहते हैं यास्मीन राशिद साहिबा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यास्मीन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है। यास्मीन साहिबा, बताइएगा हालात इस वक्त आपके सामने, सियासी अदम इस्तेहकाम हो, माशी अदम इस्तेहकाम हो, माशी तो बहुत ज्यादा है, सियासी को तो फिर हम किसी तरीके से टैकल कर लेंगे, जो मामला होंगे आज नहीं तो कल टेबल टॉक हो जाएगी। क्या लगता है आपको हल इसका क्या है? इलेक्शंस आप कहते हैं करवाएं, कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कहते हैं हम तो नहीं करवा रहे, फिर अब आप क्या करेंगे? इस वक्त आपकी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आई हुई है इसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आ गई है। और एक वे आउट है कि अगर हम जल्दी इलेक्शन करवा लें, उस जल्दी इलेक्शन का ये फ़ायदा होगा कि हमें इस पोजीशन में होंगे हम कि जिसको मैंडेट मिला है वो फिर अपनी कुर्सी पे बैठ के जिम्मेवारी उठा लेगा। और कौम की हमेशा याद रखिए, जब मैंडेट आपके पीछे लोगों का हो तो आपकी पोजीशन इज़ फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। आप एक ताकत की पोजीशन से बात करते हैं, चाहे आप बाहर नेगोशिएट कर रहे हो, इंटरनेशनली नेगोशिएट कर रहे हो, या अपने मुल्क के अंदर भी जो चेंजेस ला रहे हो, वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। ये बात तो पक्की है। अब मकसद ये है कि आज की उनकी जो मुलाकातें हो रही हैं उसमें ये सुना है कि जी वो मतलब नवाज शरीफ का ख्याल है कि जल्दी इलेक्शन करवा दें, ऑन द अदर हैंड शहबाज शरीफ का ग्रुप का ख्याल है कि अभी ना इलेक्शन करवा, नहीं मना कर दिया उन्होंने, कहा नहीं करवा रहे। आप बताइए इससे ज़्यादा और क्या ख़राब हो सकते हैं कि इस वक्त डॉलर की कीमत कहाँ चली गई है। क्योंकि जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो जो हमारा एक्सटर्नल डेट है वो बढ़ता चला जाता है, और फिर आपकी जो बाहर से आपने जो इम्पोर्ट करनी है वो महंगी हो जाएंगी। यहाँ हमारे पास एक्सपोर्ट हमारी मिनिमाइज हुई हुई है। तो मेरा ख्याल है सिचुएशन काफी बिल्कुल टेंस सिचुएशन है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपके खिलाफ नहीं करूंगा, टेंस सिचुएशन है। और आप किसी पान वाले से पूछ लें, रिक्शे वाले से पूछ लें, टैक्सी वाले से पूछ लें, उनको भी अब सियासी तौर पर इतनी नॉलेज है, उनकी भी इंटेलिजेंस इतनी जबरदस्त है कि आप किसी को अब बेवकूफ नहीं बना सकते। लोगों की इंटेलिजेंस से आप खेल अब नहीं सकते हैं। इतना सियासी शऊर हो गया है, और वो सियासी शऊर खान साहब ने दिया है, किसी और ने दिया है, सोशल मीडिया ने दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इस टेंस सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करेंगे, किस तरह से मुल्क को इलेक्शंस की तरफ लेके जाएंगे, अदम इस्तेहकाम से कैसे निकलेंगे, सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा, इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद है।
जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। यास्मीन राशिद साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं है, सूरत हाल काफ़ी टेंस है, टेंस सिचुएशन है। माशी तौर पर, सियासी तौर पर सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा रस्साकशी की तरफ जा रही है और ये पिछले 3 महीने से मामला चल रहे हैं। लेकिन चले, पंजाब में इस्तेहकाम आया है सियासी तौर पर, अब एक हुकूमत बन चुकी है और वो हुकूमत चलेगी। लेकिन जनाब ऐसे बहुत मुश्किल है मामला चलना विफाक के। तो जनाब ये टेंस सिचुएशन तो है यास्मीन साहिबा, लेकिन जनाब लोग दिवालिया की बात कर रहे हैं, मुल्क दिवालिया हो रहा है। क्या किस तरह से बेहतरी इसमें लेकर आएंगे? क्या इलेक्शन से सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? आप लोग इलेक्शंस की बात करते हैं, इलेक्शन से कैसे? अगर मैं कहूं कि जनाब कल जो शहबाज शरीफ साहब हैं इलेक्शंस अनाउंस कर सकते हैं, परसों अगर बन जाती है तो क्या सब बेहतर हो जाएगा जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है? मेरा ख्याल है, देखें जी, हमें तो सोचना पड़ेगा ना इस बात पे क्या ज़रूरी है। आपके इक़्तिदार में बैठना ज़रूरी है और आपका ख्याल अगले इस जो साल रह गया उसमें आप हालात क्या वाकई ठीक कर सकते हैं, यानी बग़ैर किसी मैंडेट के और बग़ैर आपका कंट्रोल के। किसी भी प्रोविंस पे आपका कंट्रोल नहीं है। 18th अमेंडमेंट के मुताबिक आपको पता है डिवॉल्व हुई हुई है, मेजॉरिटी कंट्रोल जो है वो प्रोविंसेस के पास है। अब आ गया मसला कि नवाज शरीफ ने तो कहा था कि हम तो चाहते ही नहीं थे हुकूमत में, फिर आप क्यों आए हुकूमत के अंदर? ये तो सारी बातें पहले सोचने की थी। आपने महंगाई का शोर मचा रखा था। आप क्या, आपके पास कोई रोड मैप था कि जब आप आएंगे तो महंगाई पे कैसे कंट्रोल करेंगे? तो हालात तो आपके सामने हैं। वो जो गुड गवर्नेंस की एक मिथ थी इनके बारे में कि जी गुड गवर्नेंस से ये तो बड़े समझदार हैं, वो तो आपके सामने मिथ टूट गई। क्योंकि अगर गुड गवर्नेंस की बात की जाए तो फिर हमारे टाइम में 3.5 साल के अंदर गुड गवर्नेंस हुई, आपके सामने ही है। यानी जो पेंडेमिक ने पूरी दुनिया के घुटने टेक दिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पेंडेमिक में से बेहतर हालात के अंदर निकले। आपके सामने हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ी, हमारी प्रोडक्शन बढ़ी, हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी वो इतनी ख़राब नहीं हुई जितनी बाकी मुल्कों में। इस वक्त अमेरिका के अंदर आई होप यू नो कि अमेरिका ने रिसेशन डिक्लेयर कर दी है। तो ये जो कोविड का असर हुआ है पूरी दुनिया पे, और फिर ऊपर से जो यूक्रेन की और रशिया की वॉर हो रही है उसका भी एक एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, पर्टिकुलरली क्योंकि जो ग्रेन इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं जिनको वीट चाहिए होगी, जो तेल चाहिए होगा, उन सारी चीज़ों पे इस वक्त पाबंदियां लग के और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त एक हलचल मची और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है इस हलचल की वजह से। ठीक है, इसलिए ये जो भी है इससे बहुत बेहतर है कि आप देखें ऑफर ऑलरेडी प्रेसिडेंट साहब ने की कि मैं नेगोशिएट करने को तैयार हूँ, तुम लोग बैठने को तो तैयार हो जाओ, पर मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ एज ए प्रेसिडेंट, मैं किसी को कंट्रोल नहीं करके कह सकता कि आप बैठिए। तो इम्पोर्टेंट अब सोचना पड़ना है कि आपकी कुर्सी ज़्यादा अहम है या पाकिस्तान ज़्यादा अहम? ठीक है, लेकिन ये जो भी आपके ज़िमनी इंतखाबात हुए, पंजाब में आपने हुकूमत बनाई है, 15 आपने नशिस्तें जीती हैं 20 के इंतखाबात में से, फिर भी खान साहब ने आके इलेक्शन कमीशन के मामलात पर सवाल उठा दिया था, चीफ इलेक्शन के मामलात पर सवाल उठा दिया था, अदम एतमाद का इजहार कर दिया था। आज भी ये बात हो रही है कि जनाब इसमें इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते। 15 नशिस्तें आपने जीती हैं, तो क्या मसला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ? कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं फॉरेन फंडिंग का मामला आज बहुत गर्म है, तो आप लोग शायद ग्राउंड बना रहे हैं इस हवाले से, ऐसा भी लोग कहते हैं, तनकीद करते हैं। देखिए जी, 2-3 बातें मैं आपको बताती चलूँ। एक तो ये है कि जिस तरह जो हरकतें की, अब सब लोगों ने कहा कि आप लोग इलेक्शन जीतने के बावजूद आप यही बात कर रहे हैं। आप हमें बताइए कि मेलाफाइड इंटेंशन किस चीज़ से पता चलती है? मैंने पटिशन जमा करवाई थी 9 दिन इलेक्शन से पहले कि जी रूल बुक के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ ऐसा कि आप पोलिंग एजेंट जो है वो सिर्फ आपके हल्के से हो और आपकी उधर उसी जगह का हो। आप कहीं से भी पोलिंग एजेंट ले सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई इट्स साइलेंट ऑन इट, देयर इज नो, अगर कोई रूल साइलेंट हो तो फिर इसका मतलब है कि वो कोई रूल नहीं बना हुआ कि पोलिंग एजेंट कैन एनी बी एन। और ये इससे पहले जितनी इलेक्शनें होती रही उनके अंदर बाहर से पोलिंग एजेंट्स बैठे रहे। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मेरी इलेक्शन के अंदर मेरे बेटे पोलिंग एजेंट बने। हम लोगों ने इलेक्शन लड़ी हल्का 125 में, ऑन द अदर हैंड जो जौहर टाउन का हल्का था वहाँ हम रहते थे, तो ये सब कुछ हो रहा था। इन्होंने 9 दिन इसको 8 दिन डिले किया। मैंने असद उमर साहब से कहा कि दिस इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हमारे लॉयर्स थे, वांटेड टू बी पोलिंग एजेंट्स, लेकिन वो उस हल्के के नहीं हैं, एंड दे वांट टू नो कि व्हेन आर वी गोइंग टू गेट दिस क्लैरिफिकेशन।
असद उमर साहब गए 15 की सुबह को इलेक्शन कमीशन में 10:30 बजे 11 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक हो गया है, वो वर्बली हमें ये पता चल गया है। उन्होंने कहा बिल्कुल आप किसी को भी पोलिंग एजेंट बना सकते हैं, पोलिंग आपका जो चीफ पोलिंग एजेंट है वो उधर का होना चाहिए, बाकी बन सकते हैं। बात ख़त्म हो गई। शाम को 6 बजे शाम को रिटर्न उन्होंने ये लिख दिया कि नहीं, पोलिंग एजेंट सिर्फ वहाँ का होगा। लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि मैंने 14 पिटिशन जो जमा करवाई थी इलेक्शन कमीशन में, किसी का जवाब ही नहीं आ रहा था। सो आई दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग। ऑलरेडी पिटिशन तैयार किया, सुबह सवेरे हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने से या चीफ इलेक्शन मामलात को खत्म करने से क्या सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी? क्या सारी चीजें सही हो जाएंगी? आपको लगता है हर चीज बेहतर हो जाएगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर? और हटाएंगे किस तरह से? वे फॉरवर्ड क्या है, क्या राय है आपके पास कि किस तरह से आईनी तौर पर आप हटा सकें? जी, मैं आपका सवाल ही का जवाब देने लगी हूँ। हाँ, वो ये, अब आप हमें क्या करना चाहिए? हमें बैठ के एक अपना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इस तरह की बात करें। नंबर 1 इलेक्शन कमीशन, जिस पे आपको इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ के एल्गोरिथम के मुताबिक हम दुनिया प्रॉपर मेंबरशिप होती है ना हमारी पार्टी की। अब आप सबसे बड़ी पार्टी जो है उसके साथ सलाह मशवरा किए रिफॉर्म आपने वो असेंबली वो आपने निकाल दिए सिर्फ इस वजह से कि आपको पता है ईवीएम पे हम पे साद रफीक साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन लोगों ने इसके थ्रू धांधली करनी थी। और आपने सारी जिंदगी धांधली की, इसके बाद हम तो धांधली खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप यकीन जानिए, क्योंकि मेरे पास ये 6 सीटें थी जिन पे मेरे कैंडिडेट्स लड़ रहे थे और मेरी जिम्मेदारी थी, हम हर वक्त ये कोशिश कर रहे थे कि ढूंढे को तरीके इनकी धांधली खत्म करने को रोकने के लिए। ठीक है। और मेरा ख्याल है ईवीएम से बेहतर और कोई नहीं चीज़ थी, बिकॉज कम से कम वोट की डुप्लीकेशन ख़त्म हो जाती, ये जो आवाम रहता है ये ख़त्म हो जाता। और ये थोड़ी है कि ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस्तेमाल, बाहर की दुनिया में इस्तेमाल होती है, आपका हमसाया मुल्क इस्तेमाल करता है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी यानी तकरीबन 90 लाख यानी 1 करोड़ के करीब आपके पाकिस्तानी बाहर रहते हैं। आप वैसे तो उनकी जो रिमिटेंसेस हैं उन पे तो आपने शोर मचाया हुआ, तो वो भेजें ताकि हमारी डॉलर जो है वो इंक्रीज़ हो, फलां हो, ढमकान हो। ऑन द अदर हैंड आप ये करने को तैयार नहीं हैं कि आप उनको वोटिंग राइट दे दें हर बंदे के लिए। 90 लाख बंदे लेकिन देखिए आइन का आर्टिकल है 219, वो ये कह कि आप किसी भी ओहदा जो रखता है, जो गवर्नमेंट ओहदा रखता है, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर लेते हैं, अगर वो बददियानती करता है, फेवरेटिज्म करता है, नेपोटिज्म करता है, जानिबदारी करता है, तो चले आप उनके खिलाफ हटा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा रास्ता जो है ओथ की खिलाफ वर्जी, ओथ तो खैर इस तरह से ओथ नहीं लिया जाता है, लेकिन शायद बिस्मिल्लाह पढ़ के ही सारे मामलात होते हैं, उसकी खिलाफ वर्जी कर दे, तब आप ये मामलात कर सकते हैं, आप हटा सकते हैं। तीसरा रास्ता थोड़ा सा मुबहम है, मैं नहीं चाह रहा कि उसको डिस्कस करूं, तो आपके पास वे फॉरवर्ड क्या है? किस चीज को लेके आप हटाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? मेरा ख्याल है इंशाल्लाह रास्ता निकलेगा, आप देखिएगा ज़रूर। हमेशा याद रखिए कि आवाम की ताकत जो है ना वो सबसे बड़ी ताकत है। ऐसी नहीं ये मुहावरा बना के आवाज़ खल्क को नकारा है खुदा समझो, बिल्कुल ये वजह है इस बात की कि जब अब आप इस वक्त देख रहे हैं कि कौम किस तरह इस वक्त जागी हुई भी है हर चीज़ पे। यानी हम, आप यकीन जानिए, मैं भी नहीं एक्सपेक्ट करती थी कि यानी कितनी मरतबे इनको पिछले 3 महीने में हमने पुकारा होगा और कितनी मरतबा, हर मरतबा इन्होंने लब्बैक का, हर मरतबा ये बाहर निकले, हर मरतबा ये खड़े हुए और तो खड़े होकर ये तो वो भी चलाना शुरू कर रहे हैं, अब वो भी अवाम में जा रहे हैं। अदालती फैसला जो आया है ना उसके खिलाफ अवामी मुहिम चलाई जाएगी। फैसला तो उन्होंने भी कर लिया कि जनाब इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, लेकिन उन्होंने अवामी मुहिम चलाने का फैसला कर लिया है। तो आपकी राय, योर कमेंट ऑन दैट? तो देखें जरूर चलाएं। वजह ये मैं आपको हमेशा याद हूँ, जमहूरियत का हुस्न ही है और हमें बड़े दिल के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। वो करें, किसने कहा उनको एहतजाज ना करें? वो भी एहतजाज करें, हम भी एहतजाज करें, कुछ ना कुछ तो उसका आगे फैसला निकलेगा ना। मकसद ये है कि बात तो सब एक ही कर रहे हैं, आप लोग भी वही बात कर रहे हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो गई, हमारे साथ धांधली हो गई। हमने तो पहले दिन से कहा था हमारे साथ धांधली हुई, तो अब हम लोगों को बेहतर है कि हम जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उन पे बैठ के, और मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से कि उन्होंने बतौर सदर पाकिस्तान एक बात तो करी है उन्होंने। आफ्टर ऑल
he has given an suggestion कि मैं थैंक यू सो मच, टाइम की किल्लत है वरना मजीद आपसे बात करते हमारे साथ मौजूद थी जनाब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मईशत की सूरत हाल बहुत बुरी है, कोशिश करेंगे माहिर माशियात से जाने कि जनाब इस गिरदान से कैसे निकला जाएगा। ये जो एक भंवर बन गया है जिसमें पाकिस्तान हिचकोले जाए। फ़ारूक सलीम साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, माहिर माशियात, उनसे पूछेंगे क्या इक़दामात उठाने चाहिए जिससे इस सारे मामले पर फौरी तौर पर काबू पाया जा सकता भी है या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब मईशत की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा संगीन है, काफ़ी ज़्यादा संगीन है। महंगाई अपने उरूज पर है और सबसे बड़ी बात, दिलचस्प बात यह है कि महंगाई को कंट्रोल करता हुआ कोई नज़र भी नहीं आ रहा है। मईशत कैसे चलाने को नज़र भी नहीं आ रहा। नई हुकूमत के आने के बाद से पाकिस्तान की करेंसी अमरीकी डॉलर के मुकाबले में तेज़ी के साथ अपनी कदर खो रही है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और बज़ाहिर मौजूदा हालात में इसके नीचे आने का कोई इम्कान नजर तो मुझे कम से कम नहीं आ रहा है। महंगाई अपने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। रोजाना आप जाए मार्केट में आपको पिछले से ज्यादा कीमत में चीज मिलेगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह बढ़कर जनाब 37.67% पर पहुंच गई, तकरीबन 38%। मौजूदा हालात में मुल्क की मईशत और महंगाई को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, इसमें किस तरह से यकीनी की सूरत हाल लाई जाएगी, मजीद बात करेंगे। जनाब फ़ारूक सलीम माहिर माशियात हैं, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सॉरी सर इतनी लेट नाइट आपको जगा रहे हैं हम लोग, लेकिन मईशत की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा संगीन है, तो मैं चाह रहा था कि सर आपसे ज़रा डिस्कस किया जाए। ये डॉलर रुकना है या डॉलर बढ़ते ही चले जाना है रोज़ाना? आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल जब दोबारा बात करेंगे इंशाल्लाह या करेंगे तो उस वक्त ये बात और डॉलर ऊपर चढ़ जाएगा। देखिए इस वक्त बड़ी वाज़ेह तौर पे ये चीज़ सामने आ गई है कि मुल्की सियासत जो है वो मुल्की मईशत को मुकम्मल तबाही की तरफ धकेल रही है। जिन इशारियों का आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई हो या रुपया जो इतनी तेजी से गिर रहा है, पिछले 100 दिनों में मेरा ख्याल है कि 55 रुपए गिर चुका है। ये इशारिये जो माशी इशारिये हैं, ये किसी माशी पॉलिसी के नतीजे में नहीं सामने आ रहा है। ये सियासी अफरा तफरी का नतीजा है, ये सियासी गैर यकीनी की फजा जो है उसका नतीजा है, ये आप समझिए सियासी इंतशार का नतीजा है। अभी पिछले चंद दिनों की समरी अगर मैं आपके सामने रखूं तो आप सोचिए कि ऑयल की कंपनीज जो हैं उनके पास डॉलर्स ख़त्म होते जा रहे हैं मज़ीद तेल खरीदने के लिए। कारों की कंपनी की तरफ से खबरें आई हैं कि वो अपने प्लांट बंद करने चले हैं। तकरीबन 5 दर्जन जान बचाने वाली अद्वियात ऐसी हैं जो शेल्फ में ख़त्म होती चली जा रही हैं। डॉलर्स नहीं हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास कि वो इंपोर्ट कर सकें। सीमेंट की जो सेल्स हैं वो तकरीबन 50-54% डाउन है। इसका मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी डाउन है। तो हम जो जिस सिमत में जा रहे हैं, यकीन जानिए उसकी जो मंजिल है, जो माशी सिमत हमने इस वक्त इख्तियार की हुई है, उसकी जो मंजिल है वो माशी खुदकशी है। अब उस ट्रेजेक्ट्री को, उस सिमत को, उस रास्ते को, उस डायरेक्शन को कौन मोड़ेगा? क्या पार्लियामेंट मोड़ेगी? क्या काबीना उस डायरेक्शन को चेंज करेगी? क्या ये अदलिया की जिम्मेदारी है या उसकी कैपेसिटी है? फौज की है, हम न्यूट्रल हैं। तो कौन सा ऐसा इदारा है हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जो हमारी मईशत की सिमत को बदले? लेकिन सर इस वक्त अभी कमरजमान कायरा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, वो खैर सियासी बात कर रहे थे। मैं चाहूंगा सर उसका रद्द-ए-अमल आप दें। गैर यकीनी की जो सूरत हाल होती है उस वजह से डॉलर ऊपर जाता है, ये तो हमें अंदाजा हो गया है। 180 से डॉलर 240 तक का चला गया। अब ऐसे क्या मामलात हो गए कि जनाब डॉलर इतना बढ़ गया और रुपए इतना गिर गया। अगर मैं आपको 2022 की बात करूं तो 2022 में सबसे बुरी कारकर्दगी जो करेंसी दुनिया में की जा रही है उसमें माशाल्लाह पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान की करेंसी जो सबसे ज्यादा बुरी कारकर्दगी डॉलर के मुकाबले में दिखा रही है। लेकिन सर गैर यकीनी की सूरत हाल ही मामला है या जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते के रिजर्व हमारे पास मौजूद हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है डॉलर की कीमत में बढ़ने में? देखिए आपने कहा कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो सेकंड वर्स्ट है। आपने पहली का जिक्र नहीं किया और वो है श्रीलंका। जापान की गालिबन मैंने सुना था। जापान की तो बहुत कम।
श्रीलंका है जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है और इस वक्त हम तकरीबन दूसरे या तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। श्रीलंका का भी वही वजूहात है जिसका एक वजह आपने भी सामने रखी कि रिजर्व हुकूमत के पास खत्म हो रहे हैं। इसी तरह जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व हैं वो श्रीलंका के पास भी खत्म हो रहे हैं। अगर श्रीलंका से हम कोई सबक सीखना चाहते हैं तो वो दो असबाब, पहला ये माली बदइंतजामी जिसका आप अभी जिक्र कर रहे हैं, और वो कोई पिछले 2-4 महीने साल भर की नहीं, पिछले 10, 15, 20 सालों की माली बदइंतजामियां, और उसके ऊपर आप अगर सियासी अफरा तफरी को जमा कर दें तो उसका नतीजा निकलता है श्रीलंका। ठीक है, अब ये चीजें जो हैं माली बदइंतजामियां हमारे मुल्क में भी पिछले 15-20 साल से चल रही हैं, और सियासी अफरा तफरी और इंतशार का जो आलम है मैं समझता हूँ वो पीक आउट कर रहा है, और अब इन दोनों को जमा करें तो फिर नतीजा क्या निकलेगा। सर एक चीज और भी तो है ना, ये जो गैर यकीनी वाली सूरत-ए-हाल वाला आपसे सवाल किया था, अब तो कुछ बेहतरी आ रही है, नहीं आ रही है, डॉलर की कदर में कुछ बेहतरी होगी। सर ये एलसीज खुल रही हैं 270, 275 की, और वो भी गालिबन शायद जो एडवांस पेमेंट होती है वो भी दस्तयाब नहीं है, तो सूरत-ए-हाल मजीद बिगड़ेगी इसमें। देखिए मैं एक मुल्क की एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, और 1945 दूसरी जंग अजीम के बाद और आज का तकरीबन 70 साल गुजर गए। पिछले 70 सालों में इटली में 70 हुकूमतें बदली। आप सोचिए एक साल के बाद औसतन पीरियड जो है इटली की एक हुकूमत को 1 साल का मिलता है, लेकिन उसकी जो माशी पॉलिसीज हैं वो चलती रहती हैं, हुकूमत बदलने से उसका कोई ताल्लुक नहीं रखता। तो जब तक पाकिस्तान के अंदर अपनी मईशत को और सियासत को अलग नहीं करेंगे, जब तक ये सियासी इंतशार चलता रहेगा, उसके साथ जुड़ा रहेगा हमारा माशी ढांचा। सर सॉरी आपकी बात कट रही है सर फारूक साहब, एक बात ये भी है, अगर लेट सपोज आज मैं सियासी बात करता हूं, मैं चाहूंगा सर आप इसका माशी पहलू निकालें। आज अगर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं बस ठीक है यार, पार्लियामेंट जितनी हमने करनी थी हुकूमत कर ली, उसके बाद हम कल इलेक्शन अनाउंस करते हैं, परसों इलेक्शन हो जाते हैं, तरसों नई हुकूमत भी आ जाती है। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी आपको बता रहा हूँ चीज़ें ना, 3 महीने का टेन्योर भी होता है बीच में, लेकिन मैं वो भी माइनस कर रहा हूँ। सर ये जो इस वक्त सूरत हाल है, 240 का डॉलर, 250 रुपये का पेट्रोल, 230 रुपये का, 15 रुपये बढ़ जाएंगे मजीद तो शायद इतने तक का ही हो जाएगा। इसमें कितना अरसा लगेगा बाहर निकलने में पाकिस्तान को? देखिए अगर तो आप इस चीज़ को मान रहे हैं कि आज के माशी हालात जो हैं वो इस वजह से तबाही की तरफ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सियासी अफरा तफरी, अगर आप कह रहे हैं कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि सियासी अफरा तफरी मजीद बढ़ जाएगी, और अगर सियासी अफरा तफरी, इंतशार, गैर यकीनी की फजा मजीद बढ़ती है तो इसका मतलब है कि माशी हालात मजीद खराब हो जाएंगे। तो इलेक्शन जो है वो हमारे माशी हालात को मजीद खराब करेगा, बेहतर नहीं करेगा। अच्छा चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम की किल्लत है वरना मजीद सर आपसे बात करें। फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू सो मच। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो कल वीकेंड है, 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।